Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Faisal Khan. Today we are here to discuss the solution of AITS Major Test 11th held on 27th of April 2025. It is our last major test. Let's start our discussion. First question is 136. Which component of the electromagnetic spectrum have maximum wavelength? देखिए अगर यहाँ पे ये चारों दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के टर्म में बात करें तो जो रेडियो वेव्स होता है इस रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है जिसकी वजह से यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो ऑप्शन आपको दिखा है यहाँ पे फर्स्ट रेडियो वेव्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question number 137. The distance traveled by an object in time t is given by s equal to 3.5 t square. The instantaneous speed of the object at t is equal to 7. तो देखिए यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस दे रखा है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है 3.5 ऑफ टी स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पता करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एस बाई डी टी विल बी इक्वल टू डिफ्रेंशिएट किए तो आ गया 7t के बराबर। पूछा गया कि स्पीड क्या होगा एट t इक्वल टू 7 पे। तो यहाँ पे जहाँ t था वहाँ 7 पुट कर दिए तो आ गया ये 49 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन नंबर। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर जब भी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसमें अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी सच एज एल्युमिनियम या बोरॉन को अगर ऐड करें तो जो फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर वो कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो गिवन ऑप्शन में जर्मेनियम विद एल्युमिनियम फॉर्म करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट 139 question number. The fundamental frequency of an open pipe of length 1 meter if the speed of the sound in air is 340 meter per second. तो फॉर ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात की तो पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते होता है NV/12। फॉर फंडामेंटल के लिए N मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यह आ गया F विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2L। स्पीड आपको दे रखा है यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, लेंथ है 1 मीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास 170 हर्ट्ज के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन नंबर। In Bohr's atomic model of hydrogen, let K, P and E are the kinetic energy, potential energy and total energy of the electron respectively. Choose the correct option when the electron undergoes transition to a higher energy level. देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है वो इक्वल होगा माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। और ये टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी जिसको रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे कैपिटल ई से विल बी इक्वल टू माइनस का 13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू अच्छा पोटेंशियल एनर्जी भी लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ तो माइनस 27.2 इंटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी का दैट इज 13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ये हायर लेवल पे देखिए ट्रांजिशन किया गया हायर लेवल पे यानी n की वैल्यू को आपने इंक्रीज किया, n की वैल्यू को इंक्रीज किया। चूंकि ये पॉजिटिव टर्म में दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज फर्स्ट ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज सेकंड ऑप्शन और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 4। ये भी सब क्या हो गया रॉन्ग। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकते थे ऑप्शन 3। इधर भी चेक कर लेते हैं टोटल एनर्जी के केस में अगर आपने n को इंक्रीज किया हायर एनर्जी लेवल पे आप जंप किए तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा वो डिक्रीज करेगा। लेकिन उससे पहले साइन यहाँ लगा हुआ है नेगेटिव का, यहाँ भी साइन लगा हुआ है नेगेटिव का। तो नेगेटिव साइन में डिक्रीज करने का मतलब एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करना। तो ऑप्शन आपको दिखेगा 3 जिसमें K डिक्रीज P एंड E इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 141 question number. Given below are two statements. Acceleration due to Earth's gravity decreases as you go up or down from Earth's surface. ये हम लोग जानते हैं किसी भी हाइट पे तो G डैश होगा G टाइम्स ऑफ R डिवाइडेड बाई R प्लस H का होल स्क्वायर।
जैसे आप हाइट को बढ़ाएंगे तो जी डैश क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जबकि डेप्थ में बात करें तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस डी बाई आर, जहाँ पे डी क्या है, डेप्थ। तो यानी कि स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट तो करेक्ट दिख रहा है। स्टेटमेंट सेकंड की बात किया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी सेम एट हाइट h एंड डेप्थ d फ्रॉम अर्थ सरफेस इफ h इज इक्वल टू g। अगर यहाँ पे h इज इक्वल टू आप g पुट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि g डैश विल बी इक्वल टू g टाइम्स ऑफ, यहाँ पे r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे भी r स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा 1 प्लस h डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर। ये इससे कट हो गया तो g डैश विल बी इक्वल टू g टाइम्स ऑफ, इसको ऊपर लेके चले गए तो 1 प्लस h बाई r की पावर -2। अब यहाँ पे अगर कंडीशन लगा दें कि h जो है वो बहुत स्मॉलर है r से, तो g डैश आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई r। और अगर यहाँ पे h की वैल्यू को आप d के बराबर पुट कर दें तो g डैश विल बी इक्वल टू g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2d डिवाइडेड बाई r। और जबकि डेप्थ में आप देख रहे हैं g डैश विल बी इक्वल टू g टाइम्स ऑफ 1 माइनस d बाई r, तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग है बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है। तो ऑप्शन आपको दिखा है यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन नंबर, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस r हैज अ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एट इट्स सेंटर। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात किया, कोई सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, तो सेंटर पे अगर क्लॉकवाइज लिए तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाई 2r के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा एक, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन नंबर, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, अगेन ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का जो वैल्यू होता है दैट इज काईएम, वो नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3, यानी -1 से 0 के बीच में। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन नंबर, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इफ द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट द प्रोसेस इज, यानी वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और वर्क डन 0 होता है यहाँ पे सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन नंबर, from the photoelectric effect experiment following observations are made, identify which of these are correct। फर्स्ट देखा था stopping potential depends on the intensity of the incident light। ये हम लोग जानते हैं जो stopping potential होता है वो मेजर होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, जो कि होता है क्या, EV0। ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से, इंटेंसिटी से ये होता है इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट ऑल तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। आगे चलते हैं, द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे मिलेगा क्या, स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ेगा तो वैसे वैसे यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा। तो बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। सी की बात करते हैं, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये बात सही है, इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सी भी हो गया करेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यही तो रिप्रेजेंट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड होता है, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो डी भी क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट। तो जहाँ पे बी सी डी होगा वो ऑप्शन, तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन नंबर, ए साइकिल टायर बस सडनली, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस प्रोसेस। जो सडनली प्रोसेस होता है, सडनली प्रोसेस ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है एडियाबैटिक प्रोसेस को। तो ऑप्शन आपको दिखा के यहाँ पे 4। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन नंबर, इफ अ चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, तो Q इक्वल टू NE लिख सकते हैं, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज जो दे रखा है 1 नैनोकूलम, तो -9 लिखे। नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पता करना है, जबकि E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के बराबर, यानी पे नंबर पता किए तो 1 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दैट इज विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको 4। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन नंबर,
फॉर अ पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 2 sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे y विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दे रखा है sin ऑफ ओमेगा t प्लस cos ऑफ ओमेगा t, दो यहाँ पे साइनसोइडल फंक्शन का सम जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो इसका यहाँ पे कंपोनेंट है 1, इसका यहाँ पे कंपोनेंट है 1। तो हम लोग जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके यानी रूट 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं ताकि इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख सकें। यानी SHM के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए इसको ऐसा हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू 1/√2। फिर इसको और सॉल्व किया तो ये आ गया 2√2, ये दिखा हम लोग को साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/4 45 डिग्री, प्लस सेकंड वाले को लिखा है यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसको भी लिख सकते हैं साइन ऑफ π/4 यानी 45 डिग्री। तो ये फॉर्मेट मिल गया हम लोग को 2√2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4, यानी इसको कंपेयर करा दिए कि a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से। तो यहाँ पे ये y डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ था, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एम्पलीट्यूड को। तो एम्पलीट्यूड कितना दिखा हम लोग को 2√2, तो ऑप्शन आया 4। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन नंबर, द आउटपुट फ्रॉम अ NAND गेट हैविंग इनपुट्स A एंड B इज गिवन बिलो विल बी। देखिए NAND गेट की अगर हम लोग बात करें तो NAND गेट में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये दो इनपुट होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किए, दो इनपुट यहाँ पे A और B, बाहर यहाँ पे एक नॉट गेट तो ये आएगा Y। तो देख लेते हैं यहाँ पे, पहले चेक कर लेते हैं। तो ये मिला आपको 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0, ये 0, ये दिखा 0 1 0 1 0 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई किया, लेकिन बाहर एक नॉट गेट लगाओ तो आ जाएगा 1। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 0 हो गया, यहाँ 1 है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ रॉन्ग हो गया फर्स्ट केस में। आगे चलते हैं, 0 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया तो आया 0, लेकिन बाहर नॉट गेट लगा तो 0 इंटू 1 हुआ 0, फिर आ गया 1। तो ये भी ऑप्शन देखिए रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 यहाँ दिख रहा है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये भी दिख रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन आ गया आपका फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे मिला कि आपको 1 1। अगेन आपने चेक किया 1 इंटू 0 हो गया 0, फिर आ गया 1, और यहाँ पे 1 इंटू 1 यहाँ पे किए तो आ जाएगा यहाँ पे 0 के बराबर। तो यानी ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन नंबर, two projectiles are thrown with same initial velocity making an angle of 22.5 degree and 30 degree with the horizontal respectively. The ratio of their respective ranges की बात किया है। तो रेंज की बात करें तो रेंज प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका sin 2 थीटा, बिकॉज ये होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे अगर रेंज r1 बाई r2 की बात करें, रेशियो पता कर लेते हैं, तो साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 इंटू दूसरा प्रोजेक्शन एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो ये मिला आपको साइन ऑफ 45 डिग्री, और जबकि नीचे वाला मिला आपको साइन ऑफ 60 डिग्री। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिए तो रेंज r1 बाई r2 विल बी इक्वल टू साइन 45 1/√2, जबकि साइन 60 डिग्री तो √3/2, जिसको लिख सकते हैं आप 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √2। तो क्या किया, √2 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए। अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद देखिए रिजल्ट फिर लिख लेते हैं। तो 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √3, और √2 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू मिलेगा आपको 2 के बराबर, 2 से 2 कट गया, तो रेशियो आ गया आपके पास √2 रेशियो √3। तो ऑप्शन दिखा आपको थर्ड, दैट इज √2 रेशियो √3। नेक्स्ट 151 क्वेश्चन नंबर, an aluminum wire is stretched to make its length 0.2% longer, the percentage change in resistance। देखिए जब भी यहाँ पे एलोंगेशन की बात होगी तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल स्क्वायर के। अगर यहाँ पे रिलेटिव चेंज लिखें रेजिस्टेंस में तो डेल्टा आर बाई आर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रिलेटिव चेंज इन द लेंथ, और परसेंटेज में लिखने के लिए परसेंटेज ऑफ डेल्टा आर बाई आर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, और ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में 0.2%। तो 2 इंटू 0.2 लिखे तो आ गया 0.4% के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट 152 question number, a rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be। देखिए अगर impulse की बात करें तो impulse will be equal to
चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात करें तो ऐसा कॉन्सेप्ट आप याद भी कर सकते हैं, जब भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल दे रखा हो तो हमेशा आता है 2mv cos थीटा, और अगर वर्टिकल से एंगल दे रखा हो तो आता है 2mv sin थीटा, जिसको देखो यहाँ पे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए दो कंपोनेंट हो गया इसके पास वेलोसिटी का, चूंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये 60 डिग्री तो ये आपको मिलेगा 60 डिग्री, तो इधर आ जाएगा कॉस का कंपोनेंट v cos 60, और जबकि यहाँ पे मिलेगा आपको साइन का कंपोनेंट तो v sin 60। सिमिलरली अगर ये डायरेक्शन है तो इसके पास भी दो कंपोनेंट होगा, अगेन ये 60 तो ये एंगल आपको दिखेगा 60, तो एक कंपोनेंट आ गया यहाँ पे v ऑफ cos 60 डिग्री, और यहाँ पे आपको मिलेगा v ऑफ sin 60 डिग्री। अगर यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट ये भी डाउनवर्ड है ये भी डाउनवर्ड है, जब चेंज लेंगे तो डाउनवर्ड में दोनों क्या कैसा हो जाएगा, कट हो जाएगा, और कट होने पे आ जाएगा 0। लेकिन ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो दूसरा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। चेंज में लिखने के लिए अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और चेंज में माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये फॉर्म करेगा आपके पास 2mv इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, और 2 इंटू mv cos 60 होता है 1/2 विल बी इक्वल टू m इंटू v, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट 153 क्वेश्चन नंबर, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियाई 13 एल्युमिनियम 27 एंड 52 टेरियम 125 इज। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रेडियस जो होता है वो r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, तो यहाँ पे r1/r2 का जो रेशियो होगा वो विल बी इक्वल टू a1/a2 की पावर 1/3, जहाँ पे a1 a2 क्या है एटॉमिक मास जो कि दे रखा है आपको 27 डिवाइडेड बाई 125 की पावर 1/3, जिसको आप लिख सकते हैं 3/5 का यहाँ पे क्यूब की पावर 1/3, और यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का होता तो ये इससे कट हो गया, तो आपका दिखा ऑप्शन यहाँ पे 3/5, तो ऑप्शन आ जाएगा 3। नेक्स्ट 154 असर्शन इन रीजन बेस, सरफेस टेंशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी बात सही है, चूंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन जो होता है वो टेम्परेचर के साथ में कुछ ऐसा, यानी टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होता है कि ये सरफेस को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज करेगा। फर्स्ट यहाँ पे असर्शन तो करेक्ट है। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, ये भी हम लोग जानते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें यहाँ पे तो लिख सकते हैं आप 3/2 RT के बराबर। वैसे भी हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसकी वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तेजी से इंक्रीज करेगा, और वहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट 155 क्वेश्चन नंबर, if A is the angle of prism, R is the angle of refraction, then the condition for minimum deviation। तो minimum deviation के केस में हम लोग जानते हैं, अगर ये ग्राफ आपको याद होगा तो minimum deviation के केस में ये deviation है, ये angle of incidence है, तो एक ऐसा आप ग्राफ बनाते होंगे, याद होगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि angle of incidence बराबर हो चाहिए angle of ये emergence के, और first angle of refraction will be equal to angle of सेकेंड रिफ्रैक्शन के। तब उस केस में जो डेविएशन होगा ये होता है मिनिमम। ये तभी पॉसिबल होगा जब उस केस में आप ये भी जानते हैं कि R1 प्लस R2 का सम जो होगा वो A के बराबर, तो A विल बी इक्वल टू 2R हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट 156 क्वेश्चन नंबर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस 2 आर अबाउट 1 ऑफ इट्स डायमीटर। मान लेते हैं कि यहाँ पे डिस्क है, ये इसका डायमीट्रिक पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जबकि इसका मास m और रेडियस इसका 2r है। तो डायमीट्रिक पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हाफ m इंटू आर का स्क्वायर तो लिखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 1/2, हाफ हो जाता है, दैट इज विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू m इंटू 4r स्क्वायर विल बी इक्वल टू m इंटू r स्क्वायर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4। नेक्स्ट 157 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, द वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नेगेटिव। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन चूंकि जानते हैं विल बी इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V,
यानी Q इंटू वी बी माइनस वी ए, कोई 2 पॉइंट मान लिए, और अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इन पर्टिकुलर 2 पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। पोटेंशियल सेम होने की वजह से डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0, तो यानी वर्क डन क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 0। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही दे रखा है, द वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज नेगेटिव, यही पूछा गया रॉन्ग, तो यही ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 158, 200 gram of ice is mixed with 200 gram of water at 100 degree Celsius. What will be the final temperature of the mix? देख रहे हम लोग आइस जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, जबकि 200 ग्राम ऑफ वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। वाटर हायर टेम्परेचर पे तो ये हीट को लॉस करेगा, जबकि आइस यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो ये क्या करेगा, उसको गेन करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो हीट गेन्ड, और हीट गेन्ड किसने किया यहाँ पे, आइस ने, विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट के बराबर होना चाहिए, और हीट लॉस्ट किया किसने यहाँ पे, वाटर ने, चूंकि वो हायर टेम्परेचर पे था। अगर यहाँ पे हीट लॉस की बात करें तो पहले वाटर का लिख लेते हैं, ये हो जाएगा मास m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, m ऑफ वाटर इंटू सी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे हीट गेन करने के बाद आइस क्या होगा, सबसे पहले इसमें ट्रांजिशन फेज होगा, ट्रांजिशन फेज होने की वजह से इसके पास एनर्जी मिलेगी जो कहलाती है लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप MLF, चूंकि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर होगा, ये इसको फिर से लिख ले रहे हैं, ये LF प्लस, फिर उसके बाद जब ये वाटर में ट्रांजिशन फेज हो जाएगा आइस का, तो फिर यहाँ पे m इंटू बन जाएगा सी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी लिखेंगे। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। मास दे रखा है यहाँ पे 200 इंटू LF, यहाँ पे ये मिलेगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 के बराबर, प्लस ये यहाँ पे मास है आपके पास 200, सी ऑफ वाटर 1 इंटू टेम्परेचर थीटा 0 से बढ़कर हो जाएगा थीटा, चूंकि हीट इसने गेन किया। और जबकि यहाँ पे हम लोग बात करें कि मास ऑफ दे रखा है वाटर का, ये भी है 200, सी ऑफ वाटर 1, और इसका टेम्परेचर 100 से डिक्रीज, चूंकि लॉस किया इसने तो 100 से डिक्रीज करके आ गया किसी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थीटा पे। वही पता करना है कि फाइनल टेम्परेचर मिक्स का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 16 प्लस 200 थीटा के बराबर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 200 थीटा के बराबर। तो ये आपको मिला कितना भाई, 400 ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 20,000 में 16,000 माइनस किए तो ये आ गया आपके पास 4,000। तो यहाँ से थीटा आपको मिल गया 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर, तो ऑप्शन आया आपका 3। नेक्स्ट 159 क्वेश्चन नंबर, in Young's double slit experiment the fringe width is beta, if the entire arrangement is placed in a liquid of refractive index mu, the fringe width becomes। देखिए हम लोग जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो होता है वो बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिफ्रेक्शन, और सेपरेशन दे रखा हो लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। किसी मीडियम में बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा ऑफ मीडियम हो जाएगा इंटू डी डिवाइडेड बाई डी, जिसको आप डायरेक्ट जानते हैं, फार्मूला भी आप जानते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई म्यू टाइम्स, यानी कि जो फ्रिंज विड्थ होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन आपको दिखा गया यहाँ पे 4, बिकॉज यहाँ पे जो लैम्डा ऑफ मीडियम होता है वो लैम्डा ऑफ मीडियम हो जाएगा लैम्डा ऑफ एयर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम के बराबर, उसी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ऑप्शन आपको दिखेगा 4। नेक्स्ट 160 अगेन, बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4। नेक्स्ट 161 क्वेश्चन नंबर, इन अ सीरीज LCR सर्किट द इम्पीडेंस ऑफ Z सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस के केस में बात करें तो XL बराबर हो जाएगा XC, तब उस केस में इम्पीडेंस को लिखेंगे Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये टर्म हो गया 0, तो इम्पीडेंस आ गया यहाँ पे रेजिस्टेंस के बराबर, तो दिखा आपको यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन आया 3। नेक्स्ट 162, an astronaut on a strange planet finds that acceleration due to gravity is twice as that of on the surface of Earth. Which of the following could explain this? देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g हो जाएगा यहाँ पे वो होता है gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर,
और किसी भी अननोन प्लैनेट के लिए बात करें तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे मास बदलेगा और यहाँ पे इसका रेडियस का ये भी चेंज होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि मास ऑफ द प्लैनेट इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ बट रेडियस इज सेम दैट ऑफ द अर्थ। अगर यहाँ पे बोल रहा कि यही जी डैश जो है ये इक्वल हो गया 2g के बराबर, ऐसा बोला गया यहाँ क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ट्वाइस एज द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के बराबर, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कंपेयर करके देख लेते हैं जरा, ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 चेक करते हैं। इफ अगर यहाँ पे m डैश की वैल्यू पुट कर दें m/2, ये इसके बराबर आ जाए ऐसा करने पे, तो r डैश की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे r/2 के बराबर। जरा एक बार चेक करके देख लेते हैं g डैश को, तो g डैश विल बी इक्वल टू g टाइम्स ऑफ m डैश की जगह पे पुट कर दिए m/2 और r डैश की जगह पे पुट कर दिए r/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या दिखा आपको, gm/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई 4, जो कि आ गया 2gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इन गिवन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन हम लोग को दिखा यहाँ पे 4। नेक्स्ट 163 क्वेश्चन नंबर, 4 cells each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm are connected in series to an external circuit of resistance of 4 ohm। यानी यहाँ पे देखिए एक सेल और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये सेल का EMF, इसको कनेक्ट कर दिए एक एक्सटर्नल सर्किट जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो जैसे इसको कनेक्ट किया तो इसमें करंट फ्लो करेगा, तो आई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे 4 है, तो एक जनरल फार्मूला NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR, चूँकि सब ये सीरीज में आ जाएगा और उसके सीरीज में साथ में ये कैपिटल आर भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है 4 यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स है और EMF दे रखा है 1.5 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर की वैल्यू है यहाँ पे 4 के बराबर प्लस 4 इंटू, और ये EMF ये रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 0.5, तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई ये भी 2 प्लस 6 मिलके 6 हो जाएगा, तो आया आपके पास 1 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट 164 क्वेश्चन नंबर, ए व्हील टर्निंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर सेकंड इज ब्रॉट टू रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबसे पहले यहीं पे अगर बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपको दे रखा है 40 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं चूंकि रेडियन पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 40 इंटू 2 पाई से मल्टीप्लाई, तो ये कन्वर्ट हो गया रेडियन पर सेकंड में ओमेगा की वैल्यू। ये इस ब्रॉड टू रेस्ट का मतलब ये हो गया कि थर्ड इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, तो यहाँ पे ओमेगा रेस्ट पे ले आए। ओमेगा नॉट आपको दे रखा है 40 इंटू 2 पाई का होल स्क्वायर लिखे प्लस 2 इंटू अल्फा पता नहीं, चूँकि रिटार्डेशन यहाँ पे आपको नहीं दे रखा है, उसको पता कर लेंगे। इट टर्न्स 80 रिवोल्यूशन, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 80 रिवोल्यूशन है, तो इसको भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये वैल्यू आ जाए आपका किसमें, ये वैल्यू आ जाए आपका रेडियन में। और दूसरी बात, इसने रिटार्डेशन की बात किया तो ये अपने आप क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो अल्फा की वैल्यू को जो कि यहाँ पे एंगुलर रिटार्डेशन डायरेक्ट अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये वैल्यू आपको मिलेगा 40 इंटू 2 पाई इंटू 40 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 80 इंटू 2 पाई के बराबर। 2 पाई से 2 पाई कट हो गया, 40 से ये कट हो गया, ये 2 से 2 कट हो गया, फिर देखिए आपको यहाँ से क्या रिजल्ट मिला 40 इंटू 2 टाइम्स, फिर ये 2 पाई से ये 2 पाई कट हो गया, एक 2 से 2 कट हो गया, ये आ गया आपके पास 20 पाई के बराबर। ये देखिए ये आ गया अल्फा 20 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ गया। जैसे यहाँ पे मिला तो पूछा टाइम एलैप्स, तो अब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, तो टाइम एलैप्स बिफोर इट स्टॉप्स, तो अगेन स्टॉप। ओमेगा नॉट का वैल्यू अभी आपके पास है कि लिख सकते हैं आप इसको 80 इंटू पाई के बराबर माइनस अल्फा आ गया आपके पास 20 इंटू पाई इंटू टी के बराबर, तो टाइम आ गया आपके पास 80 पाई डिवाइडेड बाई 20 पाई, तो ये आ गया 4 सेकेंड के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4 सेकेंड। नेक्स्ट
165 question number. In which of the following devices the eddy currents effect is not used? एडी करंट्स क्या होता है? अनवांटेड करंट होता है जो जहाँ पे यानी कि किसी पर्टिकुलर गिवन रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहाँ पे जो अनवांटेड करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम लोग एडी करंट्स. तो पूछा इट नॉट यूज, तो वो कहाँ नहीं यूज होगा? इलेक्ट्रिक हीटर में. तो ऑप्शन आपको दिखा 3 बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, इंडक्शन फर्नेस, ये सब फैक्टर हैं किसके? मैग्नेटिक फील्ड के. नेक्स्ट 166 question number. Two masses of 0.5 kg each moves towards each other with speed 4 meter per second and 2 meter per second collide and stick together. Find the final velocity towards each other बोला गया. तो इसका मतलब एक यहाँ पे ये m1 है तो ये मूव कर रहा है u1 से, दूसरा यहाँ पे है m2 तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है u2 से. अब दोनों स्टिक होकर किस डायरेक्शन में चलना शुरू किए विद स्पीड से, तो सिर्फ स्पीड पता करना है हम लोगों को. तो क्या यहाँ पे फ्रॉम COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर सकते हैं. तो ये मिलेगा आपको m1 u1 माइनस ऑफ m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v के बराबर. फर्स्ट केस में यहाँ पे मास देखो दोनों का दे रखा है 0.5, u1 है यहाँ पे 4 के बराबर माइनस 0.5 ये दे रखा है 2 के बराबर. तो ये 0.5 प्लस 0.5 इंटू वी के बराबर. ये हो गया आपके पास 2 और ये हो गया 1 विल बी इक्वल टू ये हो गया 1 इंटू वी. तो वी का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 5 वोल्ट बैटरी एंड चार्ज्ड. The battery is then disconnected and a glass slab is introduced between the plates. Then the quantities that decreases are पूछा गया यहाँ पे आपसे. तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस में एक बैटरी सोर्स को ऐसे कनेक्ट कर दिए. जैसे ही बैटरी सोर्स को आप कनेक्ट करेंगे और ये स्विच को आपने क्लोज किया, बैटरी सोर्स का यहाँ पे पोटेंशियल V, तो इमीडिएट ये कैपेसिटर चार्ज हो तो Q बराबर CV यानी ये चार्ज हो गया. फिर आपने क्या किया यहाँ पे कि इसके कनेक्शन को ब्रेक कर दिया यानी बैटरी सोर्स के कनेक्शन को रिमूव कर दिया. तो ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कि चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट, पहला पॉइंट. फिर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी कि जिस एक ग्लास है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है उसको आपने इंट्रोड्यूस कराया तो C विल बिकम्स इक्वल टू KC0 बिकॉज कैपेसिटेंस डिपेंड करता है सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर, सेपरेशन बिटवीन दिस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर. ये अप्लाइड पोटेंशियल और चार्ज से इंडिपेंडेंट होता तो C बिकम्स KC0. लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो पोटेंशियल के बारे में तो V बिकम्स V0 बाई K यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा. और पोटेंशियल अगर डिक्रीज किया तो V इक्वल टू E इंटू डी होता है. तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. दैट इज E0 इनिशियल वैल्यू का डिवाइडेड बाई K हो जाएगा. तो जो दो क्वांटिटी यहाँ पे डिक्रीज, जबकि एनर्जी स्टोर की बात कर लें. अच्छा एनर्जी स्टोर की बात करें तो U इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C और ये मिलेगा आपको Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2KC0. तो एनर्जी जो स्टोर्ड होगा वो U0 बाई K हो जाएगा यहाँ पे. तो वो क्या कर जाएगा यहाँ पे? इंक्रीज. तो एनर्जी स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C होता है. तो यहाँ से आप रिजल्ट अगर देखेंगे तो U0 बाई K. तो बोला गया एनर्जी स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों यहाँ डिक्रीज किया. एनर्जी स्टोर्ड एंड कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे इंक्रीज करता है तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया. कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस तो ये भी रॉन्ग हो गया. चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट, वो डिक्रीज नहीं करेगा, ये भी रॉन्ग होगा. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस. तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट 168 question number. If two persons A and B takes 4 seconds and 12 seconds respectively to lift an object to the same height h, then the ratio of power, यानी पावर्स की अगर बात करें तो पावर होता क्या है? P इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम. वर्क डन चूंकि यहाँ पे वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और यहाँ पे उस एनर्जी को बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh बाई टी के बराबर. यानी कि हाइट अगर सेम है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे P1 बाई P2 विल बी इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 और टाइम दे रखा है 12 डिवाइडेड बाई 4. T2 है 12 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो ये आ गया आपके पास 3:1. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4. नेक्स्ट 169 question number. In a simple microscope of focal length 2.5 centimeter, final image is formed at the least distance of distinct vision, then the magnification.
मैग्निफिकेशन एट डिस्टिंक्ट विजन की बात करें तो MD विल बी इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ के बराबर। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ 1 प्लस ये डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 11 के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 1। नेक्स्ट 170 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस डज नॉट इन्वॉल्व फोर्स। तो मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद वेरिंग वेलोसिटी, मोशन विद कांस्टेंट मोमेंटम अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, रिटार्डेड मोशन एंड, देखिए अगर एक्सलेटेड मोशन तो यानी फोर्स होगा, रिटार्डेड मोशन तो फोर्स, चूंकि यहाँ पे एक्सलेशन है यहाँ पे रिटार्डेशन है, मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद वेरिंग वेलोसिटी, और वेरिंग वेलोसिटी यही तो होता है एक्सलेशन जो कि होता है dv बाई dt के बराबर। सेकंड ऑप्शन के लिए बात करें तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से तो एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और अगर यहाँ पे बोला गया कांस्टेंट है, इफ p इज कांस्टेंट, अगर मोमेंटम को आपने बोल दिया कांस्टेंट तो dp बाई dt क्या हो जाएगा 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन दिखा हम लोगों को यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट 171 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली टू द करंट। अगर यहाँ पे करंट की बात की गई तो हीट विल बी इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इंटू टी, या फिर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी के बराबर, या फिर V इंटू आई इंटू आर इंटू V इंटू आई इंटू टी के बराबर, है ना, ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप जानते भी V स्क्वायर बाई आर या I स्क्वायर आर, यहाँ पे करंट के टर्म में बात करें तो हम लोग वही लिख लेते हैं। तो हीट प्रोड्यूस्ड ना कंडक्टर वेरीज डायरेक्टली टू द करंट फ्लोइंग, रॉन्ग हो गया, हीट प्रोड्यूस्ड ना करंट इनवर्सली, हीट प्रोड्यूस्ड ना कंडक्टर वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट 172 क्वेश्चन नंबर, for a stretched string of length L fixed at both ends the frequency of the fundamental mode of vibration v is the velocity of travelling wave in the string। तो हम लोग जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होता है f will be equal to nv divided by 2l, फंडामेंटल की बात किया गया तो f will be equal to v divided by 2l, और इसी v को और आप और एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं 1/2l, चूंकि स्टेड स्ट्रिंग है तो टेंशन डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ यानी t बाई म्यू के फॉर्म में। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे v बाई 2l, तो विल बी फर्स्ट। Next 173 question number, the graph showing the variation of magnetic field strength with distance are from a long current carrying straight conducting wire। से देखिए क्या हो जाएगा, तो B जानते हैं हम लोग, B will be equal to म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर, यानी B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट 174 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो यहाँ पे बोला गया और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, ये हम लोग assumption लेकर चलते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल, ये भी है। तो थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन वही दिख रहा है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे जो इन्वॉल्व नहीं होता assumption, दैट इज ऑल मॉलिक्यूल्स हैव जीरो स्पीड ऑलवेज, बिकॉज यहाँ पे ऑलवेज शब्द आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के जो स्पीड है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, तो वो वेरी कर सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट 175 क्वेश्चन नंबर, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल सेटिस्फाई द रिलेशन फाई इज इक्वल टू, दे रखा है फाई फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9 वेबर के बराबर। पूछा कि द टाइम द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो EMF इंड्यूस्ड E विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस का डी फाई बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ गया 8t प्लस 6 के बराबर, और पूछा गया t इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 सेकंड पे। तो यहाँ पे 8 इंटू 2 लिखे प्लस 6 कर दिए, तो ये हो गया 16 प्लस 6, तो ये आ गया आपके पास 22 वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट 176 क्वेश्चन नंबर, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाई ए कांस्टेंट पावर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे बोला गया कि पावर कांस्टेंट है, तो हम लोग जानते हैं अगर पावर यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या यहाँ पे दिखेगा आपको, तो पावर विल बी इक्वल टू
dw/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर। और फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या वर्क डन को लिख सकते हैं dk/dt के बराबर। और अगर पावर कांस्टेंट हो तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट। अगर पावर कांस्टेंट है तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट 177 क्वेश्चन नंबर, ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या दिखा, यहाँ पे 4, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन में चेंजिंग फ्लक्स होता है और चेंजिंग फ्लक्स ही के लिए वर्क होना चाहिए, यानी ट्रांसफार्मर वर्क करता है ऑन द चेंजिंग फ्लक्स, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4। नेक्स्ट 178 question number, one end of string of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on the smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards center will be T represent the tension in the string। देखिए अगर मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एक टेबल है, इसी टेबल पे एक पेग है जिस पे एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है और ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है जिसका यहाँ पे रेडियस आर है और ये इसका सेंटर सी है। तो यहाँ पे लगने वाला जो सेंटर ऑफ फोर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन होगा, जहाँ पे ये पार्टिकल मास है स्पीड v से रिवॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया। तो पूछा कि सेंटर तरफ लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो सिर्फ टेंशन होगा, जो प्रोवाइड कराएगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट 179 question number, a car of mass 1500 kg negotiates a banked curved of a radius 160 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degrees, the speed of the car is। किसी भी बैंक्ड रोड के लिए हम लोग बात करते हैं tan थीटा विल बी इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई GR के बराबर। और यहाँ पे बैंक्ड एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री और tan 45 होता है 1। तो यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं जो स्पीड होगा वो √G × R के बराबर। G का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 10 और रेडियस आपको दे रखा है, यहाँ पे रेडियस दे रखा है 160 मीटर। तो 160 तो ये हो गया 1600, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन आपको दिखा है यहाँ पे 3। नेक्स्ट 180 क्वेश्चन नंबर, in an AC circuit V and I are given by V is equal to 200 sin 120t volt and I is equal to 5 sin 120t plus pi/3 ampere, the power dissipated in the circuit। देखिए अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर विल बी इक्वल टू जानते हैं VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi के बराबर, या जिसको लिख सकते हैं V0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos phi के बराबर, या फिर लिख सकते हैं V0 I0/2 इंटू cos ऑफ phi। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखा है, चूँकि ये पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज यहाँ पे दे रखा है 200 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे करंट दे रखा है आपको 5 के बराबर, तो 200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos, इन दोनों के बीच में फेज शिफ्ट आपको दे रखा है pi/3 और pi/3 होता है 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 1/2। तो ये आ गया आपके पास 500 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, तो दैट इज आ गया 250 वाट के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। तो ये था स्टूडेंट्स आज आपका डिस्कशन, जो कि आज आपका ये फाइनल टेस्ट था AITS का। अब आज संडे और नेक्स्ट संडे को अब आपकी फाइनल वार है, यानी नेक्स्ट संडे दिन आपका, जिस दिन आप अपना इतिहास लिखेंगे, आपके नाम के आगे एक प्रेस्टिजियस नाम लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड डॉक्टर। तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी, बहुत सारी बेस्ट विशेज़। और जो भी आप लोगों ने अभी तक फार्मूला को रिवाइज नहीं किया, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो इम्पोर्टेंट चार्ट्स हैं, उसको आप रेगुलरली उसको रिवाइज करते रहिए। और वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच।